नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का यह व्याख्यान मैं उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की राजनीति विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं या राजनीति विज्ञान विषय से अपनी तैयारी आरंभ करना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों की मांग के आधार पर आज यह व्याख्यान रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस व्याख्यान के माध्यम से मैं इन बातों पर चर्चा करूंगा कि स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान विषय का क्या सिलेबस है और इस सिलेबस को किस ढंग से पढ़ा जाए और किन पुस्तकों के माध्यम से किस तरह की रणनीति अपना करके हम अगर इस सिलेबस को पढ़ें ताकि हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ समय पहले मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक व्याख्यान रिकॉर्ड किया था और उसके अंतर्गत उसके सिलेबस की चर्चा करके मैंने कुछ आधारभूत पुस्तकों के बारे में विद्यार्थियों तक मेरी बात पहुंचाने का कार्य किया था। और इसी के साथ मैंने इस YouTube चैनल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों और राजनीति विज्ञान के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और थ्योरी के ऊपर मेरी परिचर्चा आरंभ की थी। उन व्याख्यानों को आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और मुझे और ज्यादा इस कार्य के लिए उत्साहित किया कि मैं राजनीति विज्ञान विषय को और ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करूं और आप तक उच्च स्तरीय और जटिल विषयों और अवधारणाओं से संबंधित व्याख्यान श्रृंखलाओं के माध्यम से सरल भाषा के अंतर्गत आपको राजनीतिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत है उनको आप तक पहुंचाने का कार्य करूं ताकि आप भी राजनीति विज्ञान विषय को आसानी से सरल भाषा के अंतर्गत समझ करके आप अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सके और आप भी राजनीति विज्ञान विषय की सेवा करने के लिए तैयार हो सके। तो अब मैं यह बात करूंगा कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का राजनीति विज्ञान विषय की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं आरपीएससी के द्वारा। जो पहला पेपर होता है वो सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, जबकि जो दूसरा पेपर है वो विषय से संबंधित होता है और इसके अंतर्गत टीचिंग, लर्निंग, साइकोलॉजी, पेडागोजी और आईसीटी से संबंधित भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित होते हैं। ये राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जो 120 क्वेश्चन है ये 240 मार्क्स के होते हैं। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं आपको विभिन्न खंडों के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है उसको विभाजित करके किस खंड के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए और किस खंड को किस तरीके से पढ़ा जाए इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने इस सिलेबस को कुछ खंडों के अंतर्गत बांटा है और पहला खंड है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो सिलेबस के अंतर्गत पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत, इसका अर्थ, इसकी उपयोगिता और विशेषताएं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। इसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट शामिल किए गए हैं सिलेबस के अंतर्गत: अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता की अवधारणा और विकास से संबंधित अवधारणा, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राज्य की प्रकृति, राज्य के क्या कार्य है, संप्रभुता की अवधारणा और बहुलवादी सिद्धांत, और बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता की किस तरीके से व्याख्या करता है। तो ये कुछ पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपके इस सिलेबस के अंतर्गत शामिल है। तो पहले तो आप ये देख लो कि आपको इसके लिए कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना उचित रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप ये पढ़े राजनीतिक सिद्धांत की
रूपरेखा ओम प्रकाश गाबा की ये पुस्तक है। इस पुस्तक को आप कम से कम 4-5 बार पढ़ोगे तो आपका जो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित जो मैटर है, वो आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। पहली दृष्टि के अंतर्गत जब आप पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस पढ़ो तो आप थ्योरी को समझने का प्रयास करो। थ्योरी को आप रटे नहीं बल्कि उसको समझे, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को रटने का प्रयास करोगे तो फिर वो आपके दिमाग के अंतर्गत स्थायी रूप से समझ विकसित पैदा नहीं कर पाएगी और थोड़े दिनों बाद में आप उस चीज को भूल जाओगे और आपको ये थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो जटिल लगने लगेंगे। लेकिन अगर आप आसान भाषा के अंतर्गत इन अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपके पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी टॉपिक है वो आसानी से इस पुस्तक से क्लियर हो जाएंगे। जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हो और आपको ये लगता है कि मेरे को कुछ और चीजें पढ़नी चाहिए, हालांकि यह किताब स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं कुछ और एडवांस पढ़ना चाहता हूं तो फिर आप राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय राजीव भार्गव की जो पुस्तक है इसको पढ़ सकते हो। ये दोनों किताबें पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अब आप ये समझो कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करें। जब आप पढ़ो पॉलिटिकल थ्योरी तब आप इनको दो भागों के अंतर्गत डिवाइड कर लो कि पॉलिटिकल क्या है, थ्योरी क्या है। फिर ये समझने का प्रयास करो कि पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या है, हमारे दैनिक जीवन के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों की किस तरह से उपयोगिता है, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत के बारे में किस तरीके से बात करता है, आधुनिक दृष्टिकोण किस तरीके से बात करता है। पहले तो आप इन दोनों दृष्टिकोणों की अलग अलग विशेषताओं को समझो, फिर आप ये समझो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है वो किस तरीके से विकसित हुआ और मॉडर्न जो अप्रोच है यह किस तरीके से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विकसित हुआ। फिर आप ये समझने का प्रयास करो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से संबंधित कौन कौन से विद्वान हैं और मॉडर्न अप्रोच से संबंधित कौन कौन से विद्वान हैं और उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उनके जो कथन है उन कथनों को भी ध्यान के अंतर्गत रखो। इसी के साथ इस टॉपिक को जब आप पढ़ो तब राजनीतिक सिद्धांत का जो पतन और उत्थान की जो अवधारणा है उसको भी आप इस टॉपिक से जोड़ करके देखो, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई तब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मॉडर्न पर्सपेक्टिव है वो उभर करके आया और 1950 के दशक के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत यह बात उठने लगी कि अब राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। तो ये जो पतन की बात हो रही थी ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के पतन की बात थी, जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है उसके पतन की बात थी। फिर 1970 के दशक के अंतर्गत वापिस ये शुभगाट उत्पन्न हुई कि नहीं, राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है बल्कि राजनीतिक सिद्धांत का वापिस पुनरुत्थान हुआ है जब 1971 के अंतर्गत जॉन रॉल्स की पुस्तक आई ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो रॉल्स ने जो थ्योरी दी न्याय की वो एक नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव के माध्यम से लिखी हुई थी और ये माना जाने लगा कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है, नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका वापिस उत्थान हुआ। तो इस तरीके से आप अगर रोचक तरीके से इनको समझोगे तो ये बहुत आपको आसानी से समझ के अंतर्गत आएगा। और मेरा ये मानना है कि राजनीति विज्ञान का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वह पॉलिटिकल थ्योरी और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसकी थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा यही है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, इसी के ऊपर ही संपूर्ण राजनीति विज्ञान है वो टिका हुआ है। दूसरी बात, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, राइट, लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट। तो विभिन्न विचारधाराओं को इन अवधारणाओं से जोड़कर देखिए। जब आप लिबर्टी को पढ़ो, स्वतंत्रता को पढ़े, तब आप यह भी देखो कि उदारवादी अवधारणा है
उदारवादी विचारधारा क्या है और उदारवादी विचारधारा स्वतंत्रता की किस तरीके से व्याख्या करती है। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है और मार्क्सवादी विचारधारा स्वतंत्रता की किस तरीके से व्याख्या करती है। ठीक इसी तरीके से जब आप इक्विलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ो तब भी ये देखो कि उदारवाद किस तरह से इक्विलिटी को डिफाइन करता है, मार्क्सवाद किस तरीके से इक्विलिटी को डिफाइन करता है, समुदायवाद इक्विलिटी को किस तरीके से परिभाषित करता है। तो मेरा कहने का ये अभिप्राय है कि जब आप कॉन्सेप्ट को समझो तब विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से विभिन्न विचारों का जो वैचारिक दृष्टिकोण है उस वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से आप इन अवधारणाओं को समझने का अगर प्रयास करोगे तो आपको ये जो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का जो पोर्शन है यह बहुत ही रोचक लगने लगेगा। जैसे आप डेवलपमेंट को पढ़ते हो तो डेवलपमेंट को जब आप पढ़ो तब आप डिपेंडेंसी थ्योरी और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की जो डिबेट है वो दोनों ही अलग अलग डिबेट है। जहां मॉडर्नाइजेशन थ्योरी लिबरलिज्म से जुड़ी हुई है यानी उदारवाद से जुड़ी हुई है, वहीं डिपेंडेंसी जो थ्योरी है वो मार्क्सवाद से जुड़ी हुई है और दोनों ही आपस में विरोधी दृष्टिकोण विकास के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। तो आप जब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ें तब इन दोनों की डिबेट है जो थ्योरेटिकल डिबेट है इनको पढ़ोगे और इनसे जुड़े हुए विद्वानों को पढ़ोगे और समझोगे तो बहुत ही आपको ये कॉन्सेप्ट है वो रोचक लगने लगेंगे। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ही जुड़े हुए हैं और पोस्ट बिहेवियरलिज्म है बाद में, उसमें मॉडर्न अप्रोच के साथ साथ जो नॉर्मेटिव अप्रोच था राजनीति विज्ञान को उसको भी वापस समाहित किया गया। इसी के साथ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा देखो कि राज्य को विभिन्न विचारधाराएं और विभिन्न जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से परिभाषित करते हैं और विभिन्न जो विचारधाराएं हैं जैसे उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, नव उदारवाद, ये सारी की सारी विचारधाराएं राज्य की प्रकृति का किस तरीके से विश्लेषण करती है, ये राज्य को किस रूप में देखते हैं इसको समझने का प्रयास करो। फिर ये देखो कि विभिन्न विचारधाराएं और सिद्धांत राज्य के कार्यों को किस तरीके से रेखांकित करते हैं। तो आप ऐसे अगर समझोगे इन अवधारणाओं को तो ये आपको बहुत ही रोचक लगने लगेंगे। और इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि जो आप बुक्स पढ़ सकते हैं वो राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा ओम प्रकाश गाबा और राजनीति सिद्धांत एक परिचय राजीव भार्गव, इन दो पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। दूसरा जो मैंने इस सिलेबस का खंड विभाजित किया वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। इसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत क्या है आपकी सरकार के अंग कौन कौन से हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप हमेशा ही पढ़ते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन आप जब इस सिलेबस को पढ़ें तब आप जो विभिन्न देशों की शासन व्यवस्थाएं हैं अमूमन आप जो बीए के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, जैसे चीन, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, इनका जो संविधान है, इंग्लैंड, इनका जो संविधान और शासन व्यवस्था है इनके अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगठन किस तरीके का है और विभिन्न देशों के संविधानों और शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत इनकी क्या क्या शक्तियां हैं उनको जब आप पढ़ोगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट्स के टाइप कौन कौन से हैं सिलेबस के अंतर्गत, लोकतंत्र और तानाशाही, संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत आप कैसे पढ़ोगे इसको, तो आप जब लोकतंत्र को पढ़ते हैं तो आप ये देखें कि लोकतंत्र के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं। उदारवाद लोकतंत्र के बारे में क्या बात करता है, बहुलवाद लोकतंत्र को किस तरीके से परिभाषित करता है, मार्क्सवाद लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करता है, तो समुदायवाद लोकतंत्र को कैसे देखता है। तो इस तरीके से आप जब डेमोक्रेसी को देखोगे और इसी के साथ डेमोक्रेसी के जो विभिन्न मॉडल है जैसे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, तो जब आप मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी का जो मॉडल है इन मॉडलों को आप देखोगे तब डेमोक्रेसी के जो थ्योरेटिकल और जो मॉडल है वो आपको आसानी के अंतर्गत समझ में आएंगे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप बहुत ही आनंद लेकर के इस सिलेबस को पढ़ते हैं तब बहुत ही आनंददायक ये सिलेबस है और बहुत स्पष्टता के साथ में आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आप जब आप डिप्रेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे
कि ये तो समझ में ही नहीं आया, ये तो याद ही नहीं हुआ, तो फिर वो आपके दिमाग के अंतर्गत इस तरह का फोबिया बैठ जाएगा और आपको फिर वो समझने के अंतर्गत कठिनाई भी पैदा कर सकता है। इस तरीके से आप जब संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पढ़े तब भी ये जो देश है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, तो इन देशों के संविधानों के और शासन व्यवस्थाओं के संदर्भ में संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करें। संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था को भी ठीक ऐसे ही पढ़े। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक एंड बैलेंस, जब आप इन टॉपिकों को देखें तब यह भी देखें कि अमेरिका के अंतर्गत शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण का संतुलन का जो सिद्धांत है वो किस रूप में कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इनको भी आप समझने का प्रयास करें। थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं। जब आप प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पढ़ें तब आप यह भी देखें कि प्रतिनिधित्व से संबंधित मॉडल कौन कौन से हैं और जो चुनाव की प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी प्रणालियां हैं और कौन सी प्रणाली किस देश के अंतर्गत है, इन सभी बातों को आप पढ़ने का प्रयास करें। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था, डेविड ईस्टन का जो मॉडल है वो पढ़े। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मॉडल, आमंड और पावेल का जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद का मॉडल है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति की अवधारणाएं, वैसे इनको आप पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत भी रख सकते हैं और कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत भी रख सकते हैं। इसी के साथ अमेरिका और भारत के अंतर्गत जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रकृति और जो आयाम है, इनको आप तुलनात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास करें। इनके लिए आप कौन सी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, ओम प्रकाश गाबा की ये पुस्तक है, बहुत ही सरल भाषा के अंतर्गत लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति, सीबी गैना की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत आपको ये जो टॉपिक है, राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल, राजनीतिक विकास की अवधारणा और राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, तो इनको आप सीबी गैना की पुस्तक से पढ़े। गैना साहब ने इनको बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा है और सरल भाषा के अंतर्गत लिखा है। अगला जो खंड है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या थॉट। इसके अंतर्गत आपके सिलेबस में प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स, तो ये थिंकर आपके सिलेबस के अंतर्गत है। और आप पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक है, इसे आप इन थिंकर्स को पढ़े, बार बार पढ़े, तब आपको ये थिंकर है वो आसानी से समझ में आएंगे। पहले तो आप इन थिंकरों के द्वारा जो दी हुई अवधारणा है उन अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें। जब अवधारणात्मक नजरिया आपका स्पष्ट हो जाए फिर आप देखें कि इन विद्वानों के ऊपर अन्य विद्वानों ने किस तरीके से कमेंट किए हैं, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनको भी फिर आप याद करने का प्रयास करें ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो सके। जब आपको लगे कि ओम प्रकाश गाबा की जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की पुस्तक है, इसको तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है और अब मैं कुछ और एडवांस पढ़ना चाहता हूं, तब आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और डॉक्टर सुशीला रामास्वामी की जो ये पुस्तक है उसको आप पढ़ सकते हैं। यह हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। और इस पुस्तक की जो खासियत है वो यह है कि जो अन्य विद्वानों ने इन पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के ऊपर जो कमेंट किए हैं, जो टिप्पणियां की हैं, जो आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, वो इस सुब्रत मुखर्जी की और सुशीला रामास्वामी की पुस्तक के अंतर्गत बहुत ही विस्तार से ये शामिल किया गया है। तो आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप ओम प्रकाश गाबा की पुस्तक को पढ़े, फिर अगर आपको लगे तो फिर आप सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके अंतर्गत कौटिल्य, दादाभाई नौरोजी, गांधी, अरविंदो, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू और लोहिया साहब, तो ये थिंकर्स आपके शामिल हैं। और इसके लिए आप भारतीय राजनीतिक विचारक
पुखराज जैन की जो पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ें। अगला खंड है इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत जो सिलेबस के अंतर्गत शामिल है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अप्रोच और सिद्धांत, अवधारणाएं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के ऊपर मैंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर बहुत ही विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों और अवधारणाओं को सरल भाषाओं के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया है। काफी कुछ लेक्चर्स है वो रिकॉर्ड किए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत कुछ घटनाएं जैसे कोल्ड वार, शीत युद्ध है, शीत युद्ध का पतन, अंत कैसे हुआ, शीत युद्ध के अंत के बाद में जो अमेरिका की जो प्राधान्यता है, हेजेमनी है वह, और अमेरिका किस तरीके से हेजेमनी स्थापित कर रहा है समकालीन विश्व के अंतर्गत, कौन कौन से साधनों को अपना रहा है और उसके समक्ष कौन कौन चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का किस तरह का परिदृश्य है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां शामिल है, इनको पढ़े आप। बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, अल्बा और गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए हुए हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे को समझे, किस सन में इनकी स्थापना हुई, कहां पर इसका मुख्यालय है और प्रत्येक संगठन का क्या क्या कार्य है और ये किस तरीके से अपना कार्य संचालित करते हैं, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करें। भारत की विदेश नीति, उद्देश्य क्या है इसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत भारत की भूमिका क्या है, भारत और अमेरिका के जो संबंध है वह, भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन, इनके मध्य किस तरह से संबंध रहे भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को किस तरीके से बढ़ावा दिया और भारत की जो विदेश नीति है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वर्तमान में भारत की विदेश नीति का परिदृश्य किस तरीके का है, भारत की विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत है, इन सभी बातों को आप विस्तार से पढ़ें। और भारत की जो पड़ोसी राज्यों के साथ में संबंध है यह भी आपके सिलेबस के अंतर्गत शामिल है। तो इसके लिए आप कौन सी पुस्तक पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति BL फड़िया की जो पुस्तक है इसको आप विस्तार से पढ़ें। और विदेश नीति के लिए आप भूमंडलीकरण के दौर में भारत की विदेश नीति, ये राजेश मिश्रा की किताब है और इसके अंतर्गत करंट इश्यूज है वो भी शामिल रहते हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। जो अंतिम खंड है मैंने शामिल किया वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके अंतर्गत आप भारत के संविधान के जो टॉपिक्स है ये दिए हुए हैं और इस टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें और उसके साथ साथ आप बेयर एक्ट को भी देखें। संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक भाषा लिखी हुई है उस पर आप विशेष गौर करें। जो वर्तमान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह आर्टिकल्स के अंतर्गत जो बात लिखी हुई है वहां से बहुत से क्वेश्चन जटिलता के रूप में पूछे जा रहे हैं, तो आप बेयर एक्ट को भी लक्ष्मीकांत के साथ साथ पढ़ें। तो ये जो भारत का जो राजनीति और शासन व्यवस्था से संबंधित जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। कुछ टॉपिक्स डायनेमिक्स टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, जैसे राष्ट्रीय एकीकरण, इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है, रिसेंट डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत, पार्टियां कौन कौन सी है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, संगठन कैसा है, कास्ट सिस्टम इंडियन पॉलिटिक्स के अंतर्गत कैसे है, किस तरीके से कास्ट सिस्टम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, क्षेत्र है यह किस तरीके से भारतीय राजनीति के अंतर्गत भूमिका निभा रहा है, और इसी के साथ जो न्यू सोशल मूवमेंट है, नव सामाजिक जो आंदोलन है, यह भी आपके सिलेबस के अंतर्गत शामिल है। तो ये जो नवीन आयाम है यह आप भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था से संबंधित BL फड़िया की जो किताब है उनसे आप पढ़ सकते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट, इसके लिए आपको घनश्याम शाह की एक किताब आती है नव सामाजिक आंदोलन, आप चाहो तो उसको आप
पढ़ सकते हो और उसके अंतर्गत आपकी काफी सारी बातें हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित क्लियर हो जाएगी। अब तक मैंने राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है उसको विभिन्न खंडों के अंतर्गत विभाजित करके यह बताने का प्रयास किया कि किस खंड को किस पुस्तक से पढ़े और किस तरीके से पढ़े। अब अंत में जो आप सभी का क्वेश्चन रहता है कि सर हम कौन सी गाइड पढ़े, इसके लिए कौन सी सहायक पुस्तक वो पढ़े। तो राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए प्रोफेसर RS आडा के द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई है, यह पुस्तक पिंक सिटी पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक को मैं गाइड से थोड़ा ज्यादा मानता हूं, क्योंकि यह जो पुस्तक है इस पुस्तक के अंतर्गत इस तरीके से राजनीति विज्ञान का जो कंटेंट है, उस स्तरीय जो कंटेंट है वो इस पुस्तक के अंतर्गत शामिल किया गया है। विभिन्न जो उच्च स्तरीय पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को पढ़ करके प्रोफेसर आडा साहब ने इस पुस्तक के अंतर्गत राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है उसको सरल भाषा के अंतर्गत इस पुस्तक के अंतर्गत शामिल किया है। प्रत्येक विद्यार्थी को इस पुस्तक का लाभ है वो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक है वो कई सारी पुस्तकों का अपने आप में खजाना है। तो आप इस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं और बिना किसी संदेह के आप प्रोफेसर RS आडा साहब की इस पुस्तक को यानी राजनीति विज्ञान प्राध्यापक परीक्षा हेतु जो पुस्तक लिखी हुई है उस पुस्तक को पढ़ें। इसी के साथ आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करें। RPC के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हुई है, सेट की हो चाहे स्कूल लेक्चर की हो या पहले RS प्री के जो एग्जाम्स होते थे उसके अंतर्गत परीक्षाएं हुई हो, इसके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो RPC द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित पेपर है, और UGC के द्वारा जो नेट JRF की परीक्षा से संबंधित जो पेपर है उन पेपरों को सॉल्व करें। और इसी के साथ जो भी आपको जहां से भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, पूछे हुए जो क्वेश्चंस मिले, उन क्वेश्चनों को उन क्वेश्चन पेपर्स को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। पहले आप अवधारणाओं को समझे, थ्योरी को समझे, उनको समझने के बाद में आप इन क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपकी अवधारणात्मक समझ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो करने की समझ है वो भी विकसित होगी और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने इस व्याख्यान के माध्यम से आपको विस्तृत रूप से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है उसको समझाने का प्रयास किया और आपको यह थोड़ा सा गाइडलाइन देने का प्रयास किया कि आप कौन सी पुस्तकें पढ़ें और उनको कैसे पढ़ें। आने वाले दिनों के अंतर्गत हम इसका जो सिलेबस है उसको भी हमारे इस YouTube चैनल की व्याख्यान श्रृंखलाओं के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को बहुत ही विस्तार से और उच्च स्तरीय कंटेंट के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।